अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल है और पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियाँ होंगी इस हवाले से भी पुरान में आपको आगाह करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त कैसी तैयारी है दोनों टीमों की, और आज के शो में न सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे वनडे की बात करेंगे बल्कि साथ साथ हम एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला जो कि मुसलसल इस पर अपडेट्स आ रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और कल चूँकि हम वैसे तो IPL कवर नहीं करते, लेकिन चूँकि वहाँ लड़ाई हो गई विराट कोहली और गौतम गंभीर और उसके अलावा नवीन उल हक, तो क्या बड़े क्रिकेटर्स को सब अलाउ होता है कि वो जब चाहें जिससे लड़ाई कर लें, और छोटे क्रिकेटर्स को बड़े क्रिकेटर्स को ख्याल रखना चाहिए। ये सारी सूरत हाल में बात करेंगे चूँकि टॉपिक बहुत मज़ेदार है। और मेरे साथ फॉर्चुनेटली सीरीज़ में चूँकि तनवीर अहमद, तो मैं तनवीर से भी ज़रूर पूछूंगा कि क्या होता है जब इस तरह के मामलात होते हैं, और अगर जो सिचुएशन टीवी में नज़र आ रही है क्या ऐसे ही है जैसे है वो हमें समझ में आ रही है, इसके पीछे भी कोई कहानी हो सकती है। इस हवाले से बात करेंगे। आखिर में प्रोग्राम में शुरू में पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको नेशनल कराची से अपडेट भी बताएंगे। टॉपिक्स आपने हेडलाइन से भी देख लिया, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि तनवीर ने आज से 2-3 दिन पहले छेड़ा था और उस वक्त हमें आधी समझ में आई थी, लेकिन आधी अब समझ में आ गई जब उन्होंने जो बात की, निशानदेही की थी, जो खदशा जाहिर किया था वो हो गया। वो है जनाब एहसानुल्लाह की इंजरी। और नए फास्ट बॉलर जब आते हैं तो होता है ये प्रॉब्लम। बहुत सारे फास्ट बॉलर आपको याद होगा, मोहम्मद जाहिद हो या इसके अलावा आप जोफ्रा आर्चर की मिसाल आपके सामने, अगर ऐसी इंजरी हो जाए जो कि जान ना छोड़े, आपका छुटकारा ना आप उस हासिल कर सकें, तो आपको कैरियर तक पूरा दाव पे लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होता है। मुझे याद है कि मोहम्मद आमिर को भी ऐसी सिचुएशन का सामना था। मुदस्सर नदर शायद उस वक्त थे उस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो इसलिए वो उस वक्त उनको एक गाइडेंस मिल गई। तनवीर ने निशानदेही की थी, मैं कुछ देर में आपको उसका क्लिप भी दिखा देता हूँ। चंद दिन पहले तनवीर ने बात की थी कि एहसानुल्लाह को जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आगे चल के उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली हम खुश नहीं हो रहे, लेकिन वो जो बात है उसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे कोचेस को और हमारे जो मैनेजमेंट है क्या उनको इन चीज़ों को पहले नहीं सोचना चाहिए था। क्लिप अगर मौजूद है प्रोड्यूसर साहब, तो वो एहसानुल्लाह के हवाले से तनवीर का जो क्लिप था अगर आप वो चला दें, तो उसके बाद आके फिर मैं तनवीर से पूछ लेता हूँ कि क्या सूरत हाल है और जो उन्होंने बात की थी। पहले आप वो क्लिप देखिए तनवीर का कुछ दिन पहले क्या कहना था। कुछ बॉलर थे जिनका हाथ, ये जो हथेली मेरी देखें, ये पोजीशन होती है नीचे से जब बॉल करते तो इस पोजीशन से हाथ उठता है मेरी, ये रिस्क देखिएगा, ठीक है। लेकिन एहसानुल्लाह जब बॉल करने लगता है उनकी ये इस हथेली की पोजीशन ये नहीं होती, उसकी हथेली की पोजीशन ये होती है पीछे से। वो जब यहां से उठाता है इस हाथ को, यहां से लाके इस पोजीशन में आके यहां से चेंज करता है। वो समझ रहे हैं, ये पोजीशन पे उठता है तो यहां पे चेंज करता है। ठीक है। जब पेस के साथ आप हाथ को यहां से चेंज करोगे तो आपके इस पूरे एरिया में लोड पड़ता है। जब आपको लोड पड़ता है तो इसमें आपकी एल्बो में पेन होते हैं। मैं मान ही नहीं सकता एहसानुल्लाह की एल्बो में उसको पेन ना होता हो। ये 2-3 चीज़ें हैं। ये हमारे जो बॉलिंग कोच हैं या जो डोमेस्टिक में लोग काम करने वाले, वो तो खैर फारिग है, उनको वैसे ही नहीं पता, उनको बोलना ही ज़रूरी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें काम करो। और ये मैं बता दूं, अगर इसके एल्बो पे काम ना हुआ, मुझे ऐसा लगता है इसकी एल्बो का पेन जो है वो बढ़ जाएगा। ये ना हो कि कुछ टाइम के लिए ये क्रिकेट से बाहर हो जाए। तो क्लिप आपने देखा, और जनाब हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक ने कल ये रिपोर्ट किया और आज भी कि एहसानुल्लाह को ये प्रॉब्लम हुई है और अब उनकी शमूलियत जो है तीसरे मैच में वो ख़तरे में है। तनवीर, डेफिनेटली आपने जो बात की थी, मैंने अगेन कहा कि इस पर हमको खुश नहीं हो रहे कि वो इंजर्ड हो गए तो हम खुश हो रहे हैं या हम कोई क्रेडिट ले रहे हैं। सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये बात आपको TV पर नज़र आ गई, आपने मतलब कोई बहुत ज़्यादा कैमरे से नहीं देखा, जो सामने हमें नज़र आता वो भी आपने देखा। तो ये प्रिवेंशन की जा सकती थी, प्रिवेंशन क्या अब की जा सकती है? अब एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है एहसानुल्लाह जिसको हम बड़ा पसंद कर रहे हैं, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स के लिहाज से। 150+ का बॉलर आपको रोज़ नहीं मिलता। देखिए, मुझे हैरत ये होती है कि वो नीचे से खेलता हुआ आ रहा है और हर किस्म की बॉलिंग कोच से वो निकला। और मैंने देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक के कुछ कोचेस को देखा है जो उनका जो तरीक़ेकार है कोचेस बॉलर्स के ऊपर काम करने का, वो बिल्कुल सीरियस नहीं होता। और मैंने बहुत सी ऐसी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं समझता कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता है बॉलिंग का, लेकिन जब मैंने उन लोगों को देखा उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि इनके कोचिंग कोर्सेज मेरी नज़र में ज़ीरो हैं। क्योंकि जब मैंने उनको देखा मैं तो हैरान होता था कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं इन लोगों को, ना सर है ना कोई पैर है। तो वहाँ से मुझे अफसोस हुआ। उसके बाद ये एहसानुल्लाह नीचे से आया, ऊपर डोमेस्टिक खेला, PSL खेल रहा है, सब कुछ खेल रहा है,
मतलब ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये किसी को नज़र नहीं आई कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद इस बात से पहले आपको याद होगा, इसी क्लिप के दौरान जो आपने मेरा क्लिप चलाया, इससे पहले मैंने उनके रनअप की बात की थी कि उनका रनअप क्यों ख़राब है, क्योंकि जब वो गैदर पे जाते हैं उनकी आइज़ बैट्समैन के सामने या उस एरिया में नहीं होती, उनकी आइज़ ऐसे नीचे होती है कि मैं नीचे देख रहा हूँ, मैं ये ना हो कि मैं ज़्यादा स्ट्रेच कर जाऊँ, कोई नो बॉल हो जाए, उसके चक्कर में उसका वो होता, रनअप ख़राब होता है। उसके बाद मैं ये एक और मैसेज दे दूं एहसानुल्लाह को, अगर आपने इस चीज़ को लाइट लिया, आपकी एल्बो ख़राब हो सकती है, आपकी कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। और एक और चीज़ बताऊं, अगर इसी पेन के साथ अगर आप खेलते चले गए, आपकी एल्बो फ्रैक्चर भी हो सकती है। उसके बाद अगर सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप दोबारा से कम बैक कर सकते हैं। देखिए बात ये लोगों को समझनी चाहिए, आपके बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट है, ठीक है, नी हो गए, बैक हो गई, ये आपकी ये क्या कहते हैं, एंकल्स वगैरह हो गए, ठीक है, जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, वो जब आपके मसल्स, उस जॉइंट्स के आगे पीछे के जो मसल्स हैं वो वीक होते हैं, तो फिर डायरेक्ट उस जॉइंट्स के ऊपर लोड पड़ता है। अगर आपके बॉलिंग कर करके आपके शोल्डर्स वीक हो रहे हैं, उसकी वजह से फिर वो शोल्डर से ट्रांसफर होता वेट आपके एल्बो में आता है, आपके बाजू पे आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो एहसान की मैंने ये जो चीज़ बताई थी, यहाँ से जो इसका हाथ उठता है, जब यहाँ से घुमाता है ना, उसके बाद जब घुमाता है, उसके बाद जब बॉल रिलीज करता है, उसका पूरा लोड एल्बो पे आता है। इसकी बहुत इजी टेक्निक तरीक़ेकार है और मेहनत वाला है, ठीक है। रेस्ट करो, फिजियो करवाओ, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। उसके बाद तगड़ा सा जिम वर्क करो, अपना तगड़े जिम करो, बाइसेप लगाओ, ट्राइसेप लगाओ, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, शोल्डर्स लगाओ। खैर जिम वर्क तो पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये चीज़ें बैठ के अगर हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें, तो जो वो लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ को लाइट मत लेना, ये ना हो कि ज़बरदस्ती बॉलिंग कर जाए। एक जोफ्रा आर्चर की भी थोड़ी सी मिसाल दे दूँ, बिल्कुल, एक और एग्जांपल देता हूँ। जोफ्रा आर्चर हो या कोई भी हो, अगर आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप अगर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप थक जाते हैं ना, आप रनअप में थकते हैं या बैट्समैन बहुत मार रहा होता है, आप कहते हैं इस पे एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, तेज़ भागने की क्या ज़रूरत है, थक रहे हैं हम। उसमें कभी कभार होता है कि बॉलर की कोशिश होती है मैं रनअप में आराम से जाऊँ और सिर्फ शोल्डर यूज़ करूँ, ओके, ठीक है। जब आप रनअप में आराम से जाते हैं और सिर्फ शोल्डर यूज करते हैं, शोल्डर यूज करने का मतलब जब आप डिलीवर करते हैं, आपका शोल्डर क्विक घूमता है या स्लो घूमता है, चरखी मतलब तेज, कभी तेज घुमाते हैं कभी स्लो करते हैं, उसको कह रहा हूं। जब वो आप यूज करते हैं, उसकी वजह से भी आपके एल्बो पे प्लस आपकी शोल्डर पे वेट आता है, क्योंकि आप पूरी बॉडी यूज नहीं कर रहे, आप स्लो जाके सिर्फ बॉल डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आप शोल्डर को क्विक कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तेज घुमा रहे हैं, उस पे भी जो है वो आपको इन चीज़ों में पेन होता है। तो ये मैं हैरान हूँ, नेशनल क्रिकेट एकेडमी फलाने कोचेस, मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, मैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक के हर बॉलिंग कोच को खुला चैलेंज है, हर बॉलिंग कोच को मेरा खुला चैलेंज है। उसने अगर लेवल 3 लेवल 4 किया हुआ है, उसको भी चैलेंज है, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। पाकिस्तान के सारे कोचेस को लेके आ जाओ, एक हफ्ता कोई भी बच्चा उठा लो, एक हफ्ता वो कोचिंग करे, एक हफ्ता मैं कोचिंग करूंगा, फिर उसके बाद उस बच्चे से एक हफ्ते बाद खुद ही इंटरव्यू ले लो कि आप सेटिस्फाई किससे थे, ये लेवल 4 वाले से या जिसने कुछ नहीं किया इससे। चलें, अच्छी बात है कि तनवीर ने इसको पॉइंट आउट किया। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि अभी मैच नहीं था, उनको पहले ही अगर पेन हुआ है तो आई होप कि इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाए, और शायद मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में तो उनको नहीं खिलाना चाहिए। इस हवाले से डिटेल बात करेंगे पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि तीसरा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कल भी बात की कि हम 2 मैच जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आती है और फिर सिचुएशन जो है ना पाकिस्तान के हाथ से निकल जाती है। ऐसा हमने देखा T20 सीरीज़ में, जब 2 मैचेस जीते, बारिश हुई, फिर दोनों मैचेस हार गए, सीरीज़ नहीं जीत सके। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक इस वक्त मौजूद है नेशनल कराची के अंदर, उनसे ज़्यादा 3 अपडेट लेते हैं। इमरान, डेफिनेटली कल भी प्रैक्टिस सेशन हुआ, आज भी प्रैक्टिस सेशन है, क्या तैयारियां हैं इस वक्त स्टेडियम में दोनों टीमों की इस इंपॉर्टेंट मैच के हवाले से जो कल खेला जाएगा? बिल्कुल गफ्फार, जो तैयारियां करनी है इसी 3 मैचेस में करनी है, जो कॉम्बिनेशन आपने आजमाना है इसी 3 मैचेस में अपनाना है, क्योंकि एशिया कप का जो मुस्तकबिल है उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो 3 आखिरी वनडे हैं ये वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के आखिरी वनडे साबित हों। तो
इसलिए जो भी तैयारी पाकिस्तान टीम ने करनी है वो इसी में करनी है। दोनों टीमें यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त भी ट्रेनिंग सेशन करने में मसरूफ़ है। कल भी दोनों टीमों ने भरपूर जान लगाई, 3 घंटे से ज़ायद का ट्रेनिंग सेशन किया। और अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, पाकिस्तान की टीम मीटिंग चल रही है, जबकि लेफ्ट हैंड पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ है, ट्रेनिंग करने में मसरूफ़ है। और तकरीबन 3 घंटे पर मुश्तमिल ये ट्रेनिंग सेशन होगा। और उसके बाद कल जो है यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में लाइव एक्शन जो है वो शुरू होगा। टिकटों की जहाँ तक बात है, टिकट्स की इतने जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा है और इतनी ज़्यादा तादाद में टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त नहीं हुए हैं। तो ज़्यादा क्राउड हो सकता है कि हमें यहाँ कराची में रावलपिंडी और लाहौर के मुकाबले में देखने को ना मिले। ठीक है इमरान, मुझे एक न्यूज़ ब्रेक लेना है। न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर ज़रूर टीम चेंजेस के हवाले से इमरान से पूछेंगे, फिर तनवीर का एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे कि हमें कल के मैच में क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और ब्रेक से पहले इमरान हमें बता रहे थे, इमरान को दोबारा ज्वाइन कराते हैं पुराम में। इमरान बता दीजिएगा पहले चेंजेस के हवाले से। एहसानुल्लाह ऑब्वियसली इस वक्त इंजरी का शिकार दिखाई दे रहे हैं, तो क्या शाहीन की वापसी हो सकती है और फिर बैटिंग ऑर्डर में भी तब्दीलियाँ शायद मुतवक्के हैं? बिल्कुल गफ्फार, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपने जो कॉम्बिनेशन अपनाना है वो इसी सीरीज़ में अपनाना है, क्योंकि आपके पास आगे इतना मौका नहीं है। और हमने देखा कि मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के टॉप 3 तो फ़खर जमान, इमाम और बाबर रन्स करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन जो चौथे पाँचवें की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी है, क्योंकि अब शान मसूद पहले में खेले नाकाम हुए, अब्दुल्ला शफीक दूसरे में खेले नाकाम हुए। और इसका देखते हुए जो शायकीन का मुतालबा था, जो एक्सपर्ट्स का मुतालबा था कि इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल किया जाए, उनको शामिल किया गया। और अभी हमें पता चल रहा है कि इफ्तिखार अहमद शायद तीसरे वनडे के लिए टीम को प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। रिजवान चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे, फिर पाँचवें छठे पर आगर सलमान और इफ्तिखार होंगे, या छठे पाँचवें पर ये स्वैप हो सकती है पोजीशन, और दोनों ही स्पिन भी कर लेते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास ये पाँचवें और छठे पोजीशन के लिए। जहाँ तक बात है एहसानुल्लाह की, उनको कल पेन था बॉलिंग आर्म में और आइसिंग करते हुए हमें यहाँ पर नजर आया, ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग नहीं की, तो हो सकता है कि वो सिट आउट करें तीसरे वनडे के लिए। और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एक मरतबा फिर टीम में वापस आए। उसामा मीर को खिलाया गया था, वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सके शादाब खान की जगह। ये भी हो सकता है कि शादाब खान को भी वापस टीम में लाया जाए। मोहम्मद नवाज़ की पोजीशन काफ़ी की है, क्योंकि वो उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये 3 वनडे बड़े क्रूशल होंगे पाकिस्तान टीम के लिए भी, नवाज़ के लिए भी। क्या वो इस पर परफॉर्म करके अपनी पोजीशन जो है वो बचा पाते हैं, या फिर क्योंकि इमाद वसीम भी आपको पता है कि T20 में अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी और लाइन में लगे हुए हैं, तो एक ये ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान के पास, ये 3 मैचेस में जो भी कॉम्बिनेशन उनका राइट है उसको अपनाया जाए। शुक्रिया इमरान, मौजूद थे नेशनल कराची से और हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान न्यूजीलैंड तीसरे वनडे के हवाले से, स्पेशली जो टीम चेंजेस की इमरान ने बात की। अच्छी बात है कि हमने पहला मैच जीतने के बाद तनवीर, वरना हम तो ये सोच रहे थे, हमने बात की भी थी कि शायद जब हम जीतते हैं तो तब्दीली करते ही नहीं, बस 3 तब्दीलियाँ हो गई। शाहीन को हमने रेस्ट करवाया, विच इज़ अ गुड साइन कि आप ये सोच रहे हैं कि खिलाड़ियों की वर्कलोड मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। अब जब एहसान का मसला है तो शायद मुझे लगता है शाहीन चूँकि तीसरा मैच भी है, मैनेजमेंट भी चाहेगी कि अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो फिर जितनी मर्जी तब्दीलियाँ आप कर लें, बिकॉज सीरीज डन एंड डस्टेड। आपकी भी ये राय है कि इस मैच को हम थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेकर कोशिश करें कि यहीं पर बात खत्म हो और आखिरी 2 मैचेस में खुलकर तब्दीलियाँ कर लें वर्ल्ड कप के हवाले से? कुछ देखिए, एहसान की जहाँ तक बात है वो तो आप भूल जाएं, अब एक मैच भी नहीं खेलेगा, एक मैच भी नहीं खेलेगा। 3 मैचेस रह गए हैं, एक मैच भी खेलना भी नहीं चाहिए, खेलना भी नहीं चाहिए और खेलेगा भी नहीं, उसको प्रॉपर रेस्ट करवाना चाहिए। और ये अच्छा हो गया कि न्यूजीलैंड के बाद कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है पास वी हैव लॉट ऑफ ब्रेक टाइम है कि आप एकदम से एहसान को मिस कर जाएंगे, लेकिन फिर भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आपने जिस तरह बात की या इमरान ने जिस तरह बात की कि भाई चांसेस दे रहे हैं, देखिए चांसेस आप उस सूरत में देते हैं कि आपको जब ये पता होता है कि हमारे पास बैकअप है, ऑप्शंस है ना, आपके बॉलिंग में भी ऑप्शंस हैं, आपके पास बैटिंग में भी ऑप्शंस है, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं और वाहिद आपकी अपनी सीरीज़ होती है। मैं पिछले कोई 10 साल से यही बात कर रहा हूँ, आप डरते क्यों, आप हारने से क्यों डरते हैं? आप कम से कम अपनी होम सीरीज में खुला चांस दें लड़कों को। आप बेशक सीरीज हार जाएं, लेकिन मेरिट का लड़का हो, खुला चांस दे उसको, उसके बाद उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट है क्या। क्योंकि जब आप किसी नए लड़के को इंटरनेशनल क्रिकेट में आप मौका देते हैं और अपने होम सीरीज में देते हैं, उसके ऊपर प्रेशर तो होता है, लेकिन उसका प्रेशर उतरता कैसे? अपने आवाम के सामने खेल के, ठीक है, उसकी आवाम उसको सपोर्ट कर रही होती है कि नया लड़का, इसको बैक करो। लेकिन उसी लड़के को जब आप दूसरे किसी बाहर जाके कंट्री में आप उसको चांस देते हैं, तो वो तो वैसे ही उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसके आवाम भी उसके खिलाफ होती है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है और अच्छा लग रहा है कि भाई आप हर मैच में 1-1, 2-2 लड़कों को चांसेस दे रहे हैं।
लेकिन ये चांसेस इनफ नहीं है। ये ना हो कि आप 5 मैचेस में 3-4-5 लड़कों को खिला के एक मैच बोलो जी थैंक यू वेरी मच, ये नहीं है। आप उनको कंटिन्यू आप टीम के साथ रखें। अच्छा, एक चीज़ हम नोट देखिए कि हारिस रऊफ की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, खासतौर पर पहले 2 मैचेस में और T20 में भी अच्छी बॉलिंग की थी, पर उनको हमने रेस्ट नहीं करवाया अब तक। डू यू थिंक कि चूँकि अभी तक ऐसा लगा नहीं माशाल्लाह कि वो कोई इंजरी प्रोन हो सकते हैं, फिटनेस मेंटेन की हुई है, लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो शायद बहुत डिसिप्लिन है, इसलिए मुझे उनका वर्क कहते हैं कि उनकी फिटनेस या नहीं उसकी वजह आपकी राय क्या है? चलें, एक तो ये भी और दूसरा कल का मैच उनको खिलाना चाहिए। देखिए बिल्कुल खिलाना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर हम पिंडी के मैचेस देखें, वो वाहिद बॉलर जिसके जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी, शाहीन से भी नहीं हो रहा, औरों से भी नहीं हो रहा, उनको रन हो रहे हैं, विकेटें भी दी, विकेटें भी ली हैं, ठीक है ना। तो वो अगर तीसरा मैच उनको खेलते हैं, तीसरा मैच पाकिस्तान जीता, डेफिनेटली मेरी सोच है 100% दोनों मैचों में वो रेस्ट करवाएंगे उसको, बिल्कुल ठीक है, नहीं खिलाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग कर मोहम्मद वसीम जूनियर बैठे हुए हैं, तीसरा मैच खिला के जीतता है, आप उसको रेस्ट कराएं। लेकिन अगर तीसरा मैच पाकिस्तान हार गया, फिर नहीं रेस्ट करता हारिस रऊफ, क्योंकि उसी की जो है वो फॉर्म जो है लगी हुई है। उसके बाद हारिस रऊफ ने काफ़ी इंप्रूव की, स्पेशली जो स्लो वन जो बॉल कर रहे हैं ना आखिरी लास्ट ओवर के अंदर, वो बड़ा ज़बरदस्त। और तभी मुझे उनकी चीज़ ये भी अच्छी लगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ IPSL या पाकिस्तानी कंडीशंस में परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी जोर लगाया, जान लगाई। यहाँ तक कि एशिया कप में जब शाहीन नहीं थे तो ही वाज वेरी एक्सेप्शनल विद अलॉन्ग विद नसीम शाह। सो बस भी बहुत जरूरी है। एक और कोहली को जो कर गए ना वो बहुत बुरा कर गए। हाँ, लेकिन कोहली जिनका जिक्र अभी हम आगे जाके करने वाले हैं आज के शो में, वो जरूर बात होगी, लेकिन पहले जरा हम अपनी सारी कहानियां संभाल के रखें। वो आखिर में संभाल के रखा हुआ है, वो आपने जरूर देखना आखिरी पार्ट। अच्छा, अब डेफिनेटली अभी सूदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा जी सकलैन मुश्ताक को हम गुरुजी कहते हैं। वही मेरा और आपका जो दुख है वो फिर हमें अब निकालना पड़ेगा बाहर कि हमारे पास अभी भी कोई स्पिन कंसल्टेंट नहीं है। मुश्ताक अहमद भी बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज़ से, इंग्लैंड से, एंडी फ्लावर के तो बड़े ख़ास आदमी एक ज़माने में थे वो, और फिर सकलैन मुश्ताक ने 2019 का वर्ल्ड कप जितवाया। आदिल रशीद और मोइन अली खुद कहते थे जी ही इज़ द मैन बिहाइंड अवर परफॉर्मेंस। उन्होंने भी आज ये बात की कि हमें बड़ा ये तसल्ली है कि कराची की पिचेस पे हम खेल के भी गए थे और हमें सकलैन मुश्ताक यहाँ मौजूद हैं, हमें बताएंगे और हम थोड़ा सा उनसे इस हवाले सीखेंगे। सो बाय नो मीन आई थिंक सीरीज इज़ ओवर, क्योंकि न्यूजीलैंड हैव अ टेंडेंसी कि उनके जो 20 बी टीम है वही बाउंस बैक करना जानती है और हमें बिल्कुल आसान नहीं लेना उनको अब। और स्पेशली जब सकलैन मुश्ताक जैसा बंदा बैठा है कि उनको बताए कराची की विकेट पर आपने कैसे बॉलिंग करनी। नहीं, सकलैन मुश्ताक सिर्फ कराची की ग्राउंड में फ़ायदा तो नहीं देंगे ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चेंज ऑफ वेन्यू पर एक होता है ना, अगर उनका कोई फॉरेन कोच होता, पाकिस्तानी कोच बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है, और वो भी हेड कोच रह ठीक है। चले, मुझे न्यूज़ ब्रेक पे जाना है, मतलब मुझे आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, और जब ब्रेक से वापस आते हैं सकलैन मुश्ताक पॉइंट पूरा करेंगे, फिर IPL के हवाले से बात करेंगे।